नो पास्ट पेपर्स के लिए मैंने करवाई है आपके स्कूल में और स्कूलों में, वो सब वहाँ पे मैं अवेलेबल कर रहा हूँ। पहले भी 3 साल के पेपर्स सॉल्व तो लगे हुए हैं। द लिंक हैज़ ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद यू इन द ग्रुप, सो प्लीज स्टार्ट यूजिंग दैट। डेली की 2-3 वीडियोस देखो। अभी फर्स्ट आपका जो टास्क होना चाहिए, जो हमारी क्लास का प्लान भी है, वी गोइंग टू डू 3 पास्ट पेपर्स जो मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ फॉर योर असेस ग्रेड्स प्रेपरेशन। नवंबर 21, नवंबर 21, इसके अलावा जून 21 अपना वेरिएंट दोनों 22 और इसके अलावा जी नवंबर 20। 3 पेपर्स हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। वी ऑलरेडी डन 2 ऑफ देम इन द क्लास, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अयान एंड रामीन। जी बच्चों, तो अभी मैं एक रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट की हुई है, ये मैं आपके यूट्यूब चैनल पे अपने लगा दूंगा फॉर योर कन्वीनियंस। गुड टू सी यू वसफी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास जो है, इसका मेन पर्पस क्या है कि आपको जो 3 पेपर्स दिए हुए हैं, 3 पेपर्स फॉर योर असेस ग्रेड्स असेसमेंट ऑन कमिंग फ्राइडे, ठीक है, वो सब की मैं आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, राइट। उसमें से 2 हम इन डेप्थ कर चुके हैं अपनी लाइव क्लासेस में, और एक अभी स्टार्ट करना था, तो मैं पहले जो भी नहीं किया वो करवा रहा हूँ। मंडे को नहीं है बेटे, मंडे को है, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, वो दूसरे स्कूल के लिए टेस्ट इज ऑन मंडे, सॉरी आपका, राइट। तो मुझे थोड़ा सा आप बच्चों का फीडबैक चाहिए। इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो मैं कल टेस्ट लूँ, बिकॉज ये कैम्ब्रिज के पास जाना है। आई कैन नॉट मेस विद परफॉर्मेंस हियर। कल के लिए आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं? नो सर। इराज सर कह रही थर्सडे हैं। को ले लें, चलें फिर। थर्सडे को ले लें सर, थर्सडे को। मैंने Thursday 2 को। पेपर तो अच्छा दिस लिसन, इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास है, बिकॉज एल्मा इज ऑफ ड्यू टू मॉक एग्जाम्स। तो मेरे पास कुछ दिनों बीच में टाइम निकल रहा है। मसलन थर्सडे भी मुझे बहुत सूट कर रहा है। आपकी क्लास के फ़ौरन बाद मैं ये टेस्ट कंडक्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। और इवन फ्राइडे भी मुझे सूट कर रहा है। तो फ्राइडे में बिकॉज मुझे जाना पड़ रहा है उधर अपना क्रेसेंट की ओरिएंटेशन पे, तो अगर फ्राइडे को हम 11:20 पे स्टार्ट करें, जैसे नॉर्मली आपकी क्लास A2 की होती है, उस टाइम में हम आपका टेस्ट कर लें, तो फ्राइडे तक आपको टाइम भी सफिशिएंट मिल जाएगा। फ्राइडे को 11 से 12 बिजनेस की क्लास है, तो आप अच्छा, थर्सडे को ही ले लें। थर्सडे मेक्स मोर सेंस, ठीक है। थर्सडे को हमारी अपनी क्लास है 10:30 टू 11:30, ठीक है, राइट। तो ऐसे ही है ना, थर्सडे को हमारी 10:30 टू 11:30 क्लास है, या सो माय आइडिया वुड बी कि हम इंशाल्लाह ताला मतलब 11:30 की जगह मैं आप लोगों को कोई 11, 10, 15 पे फ्री कर दूं, ठीक है। और आपको इन्विजिलेटर के साथ बिठा के क्लास में आपका टेस्ट हो जाए। इट बी 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। वालेकुम सलाम। 1 आवर 30 मिनट्स टेस्ट है। तो कुछ बच्चों ने बताया कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है। मैं ज़रा गुलाम अहमद आपको फीडबैक दे रहा हूँ। तीनों पेपर्स जो आपके आने हैं इन असेस ग्रेड्स के लिए, वो मैं करवाने जा रहा हूँ। 2 हम कर चुके हैं स्कूल में, एक अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू करेंगे। तो कोशिश मेरी ये है कि जितना मैक्सिमम मैं आपको ये एक्सटेंडेड क्लास में आज तीनों पेपर्स पे जितनी हेल्प कर सकूं, और ये वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब हमारा टेस्ट मंडे की जगह थर्सडे हो गया है बच्चों के कंसेंसस से। थर्सडे को 10:30 टू 11:30 मेरी क्लास है। मैं 11:15 तक पढ़ा के आप लोगों को एक कमरे में शिफ्ट करवा दूंगा जहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, और 11:30 टू 1 आप लोग आराम से बैठ के अपना टेस्ट दीजिएगा। सबको ये बात समझ आ गई है? अगर नहीं तो प्लीज पूछें। आई गेस आ गई है। मनाल द टेस्ट, गुलाम अहमद समझ आ गया ना? इससे बहुत इजी हो गया। ओके गुड। मनाल आपको बता दूं, वी हैव स्विच्ड द टेस्ट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। एसएस ग्रेड्स का 3 पेपर्स का जो टेस्ट है, थर्सडे वाले दिन मैं आपको किसी रूम में बिठा के इन्विजिलेशन प्रोवाइड करके 11:30 टू 1 में आपने वो पेपर कंप्लीट करना होगा। इन 3 में से कोई एक पेपर आएगा आपको, जो आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। आज मैं वो तीनों पेपर्स एज मच एज वी कैन कवर मैं करवा रहा हूँ। नवंबर 21, सॉरी नवंबर 21, हाँ नवंबर 21 एंड मई जून 21 हम कर चुके हैं वेरिएंट 22 अपना। नवंबर 20 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हमने भी नहीं किया।
और उसके बाद बच्चों आई ट्राई टू गो बैक टू द लास्ट टू दैट वी ऑलरेडी कवर्ड, लेकिन एक बार फिर रीट्रेट करेंगे। ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, अभी मैं पोस्ट कर दूंगा आफ्टर द क्लास। सो लेट्स मेक अ स्टार्ट। वी स्टार्टिंग विद नवंबर 21 का पेपर, नवंबर 20 का पेपर, सॉरी, नवंबर 20। ये बच्चे लेट आते हैं ना, इसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होती है। राइट जी, सो लेट्स मेक अ स्टार्ट। नवंबर 20 का ये पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। आई एम ओपनिंग अप द पेपर, और आप लोगों को तसल्ली से इसको समझिएगा। जिसको ना समझ आए मैं ज़रा कम इंटरेक्टिव कराऊंगा, बिकॉज 3 पेपर करने हैं क्लास में। 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ज़रा तेज़ी से हो जाएंगे। ये ब्रांड न्यू पेपर है तो इसको ज़रा टाइम लगेगा, बट जस्ट मेक श्योर कि जब समझ ना आए, आफ्टर आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वंस और ट्वाइस, और मैं आप लोगों से पूछूं, तो डू नॉट बी शाय। अब बेटे, डेटा क्या कह रहा है? आइसक्रीम प्रोड्यूसर्स स्ट्रगल विद रिकॉर्ड वनीला प्राइसेस। वनीला प्राइसेस देखो, 2004 से 2018 का एक चार्ट बना हुआ है। ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि 2004 से लेके 2009 तक गिरी है, फिर स्टेडी रही है। 13 के बाद एकदम से प्राइस राइज हुई है, स्पेशली 15 के बाद, और बहुत महंगी होगी वनीला। अब वो क्या बोल रहा है एक्सट्रैक्ट में? प्राइस ऑफ नेचुरल वनीला हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ $600 पर केजी इन मई 2018। ग्राफ पे नजर भी आ रहा है, मेकिंग इट इवन मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। सिल्वर से भी महंगी हो गया है वनीला। सो एज अ रिजल्ट मेनी आइसक्रीम प्रोड्यूसर्स आर कंसिडरिंग whether they should raise the price or perhaps stop selling the vanilla flavor of a flavor of ice cream. इतना महंगा हो गया वनीला बीन कि आइसक्रीम प्रोड्यूसर सोच रहे हैं या तो हम जो है महंगा करें अपनी आइसक्रीम को, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल महंगी हो रही है, या फिर हम आइसक्रीम वनीला फ्लेवर बेचना ही बंद कर दें। प्राइस ऑफ नेचुरल वनीला हैज बीन राइजिंग शार्पली सिंस 2017 मार्च, और उसकी वजह वो हमें बता रहा है यहाँ पे। एक सेकंड जी। राइट, तो यहाँ पे उसकी हमें वजह बता रहा है कि क्यों ये प्राइस इतनी बढ़ी है वनीला की। यहाँ पे वो कह रहा है जी, March 17 a cyclone hit Madagascar, which accounts for 75% of global production. Natural vanilla represents 20% of Madagascar exports, worth around $600 million at current prices. पहले पैराग्राफ में उसका जिस्ट क्या है कि जी प्राइस ऑफ नेचुरल वनीला बहुत महंगी हो रही है। 2018 में 600 पर डॉलर्स पर केजी हो गई है, सिल्वर से भी महंगी हो गई है। आइसक्रीम प्रोड्यूसर्स, बिकॉज वनीला बीन से वो आइसक्रीम बनाते थे, दे आर कंसिडरिंग स्विचिंग टू मेकिंग द प्राइसेस हायर, या स्विचिंग अवे फ्रॉम मेकिंग वनीला आइसक्रीम फ्लेवर। इसकी वजह 2017 में आने वाला एक साइक्लोन था, जिसने एकदम से, जारी बात है, सप्लाई कम हुई होगी वनीला बीन्स की और उनकी प्राइस बढ़ी होगी। जी, किसी ने कुछ पूछना था? ऑलराइट, नवंबर 20 का पेपर है ये, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं तीनों पेपर्स। इसी से आपको सीआई की प्रैक्टिस भी काफ़ी हो जाएगी। मैं कुछ मज़ीद एक साल के पेपर्स ऐड कर दूंगा आपके मॉक्स के लिए, दैट्स इट। वो भी मैं आज ही आपको भेज देता हूँ। राइट जी, उसके बाद हमारे पास आया natural vanilla comes from the vanilla orchard, which produces vanilla beans. Madagascar has the perfect climate and soil for growing vanilla, but poor harvests have reduced the country's vanilla production by more than 20%. राइट जी, वो कह रहा है जी कि नेचुरल वनीला कहाँ पैदा होता है? वनीला ऑर्चर्ड में, और वहाँ पे वनीला बीन्स के थ्रू नेचुरल वनीला पैदा होता है। सो मेडागास्कर जो मौसम है, सोयल है, वो बेहतरीन है वनीला बनाने के लिए, लेकिन बुरी फसलें हुई हैं, पुअर हार्वेस्ट हुई हैं, which has reduced vanilla's production by more than 20%, leading to a worldwide supply shortage. It takes 3 years for the plant to start producing. So if there's a sharp rise in price, people plant more, but then it takes 3 years for the new supplies to reach the market. अब जरा थोड़ा सा इसमें, अभी तक हमने अगर दोनों ग्राफ्स को देखें, चार्ट के ऊपर बना हुआ वनीला प्राइसेस का, और नीचे जो इंफॉर्मेशन है, फिलहाल आप लोग खुद भी जरा 2 मिनट सोचिएगा, मतलब मैं 10 सेकंड का पॉज लूंगा, बताऊंगा खुद, ताकि जरा टाइम बचा सकें। कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आने का चांस है? जस्ट थिंक आराम से।
डिमांड एंड सप्लाई। वेरी गुड, हुज दैट? उबैद। उबैद, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, बाकियों को भी इस तरह आना चाहिए था। साथ में ये, हाँ, वेरी गुड, मैंने बताना खुद था लेकिन उबैद ने पहले जंप कर दिया, तो वेरी गुड। सब्सिडी। सब्सिडी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, आप बताएं कहाँ आपको सब्सिडी नजर आ रही है? सवाल देख रहे थे, सवाल देख रहे हैं। सवाल है ही नहीं उसमें। बहरहाल लेट्स सी नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें नजर आ रहा है मुझे, जो उसने कहा कि जी इट टेक्स क्रॉस इलास्टिसिटी, बाद में आएगा बेटे, अभी तो नहीं उसकी बात हुई, लेकिन हाँ बाद में आएगा। इट टेक्स 3 years फॉर द प्लांट टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, सो इफ देयर इज अ शार्प राइज इन प्राइस, लोग प्लांट करते हैं लेकिन उतनी जल्दी ग्रो नहीं होता वनीला, तो सप्लाई स्लो रिएक्ट करती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि प्राइस चेंज पे सप्लाई कम रिएक्ट कर सके? ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमने इकोनॉमिक्स में, यानी inelastic supply, price elasticity of supply can be the next topic. So far, supply and demand shifts of the curves and price elasticity of supply seem like the likely questions here. Third paragraph G, vanilla is a synthetic substitute to natural vanilla. Sorry, vanillin is a synthetic substitute to natural vanilla that can be used in the production of ice cream. अब वनीला के बदले में एक वेनिलिन नाम का आर्टिफिशियल, मतलब कि केमिकल से बना हुआ सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट भी है जो नेचुरल नहीं है, उससे भी आइसक्रीम बनाई जा सकती है वनीला फ्लेवर। इट इज मेड फ्रॉम मोर रिलायबल रिसोर्सेज ऑफ plentiful raw materials such as wood pulp and petroleum, and it has been falling in price. वेनिलिन जो है उसका बनाना बहुत आसान है क्योंकि उसके जो रॉ मटेरियल सोर्सेज हैं वेनिलिन बनाने के लिए, वो हैं वुड पल्प, पेट्रोलियम, जो बड़े आसानी से अवेलेबल हैं, और उसकी प्राइस भी वेनिलिन की गिर रही है। For many years, some of the world's largest producers of ice cream replaced natural vanilla with vanillin. वो इधर मूव कर गए because vanillin was a cheaper substitute to vanilla. A consequence of this falling demand for natural vanilla was that Madagascar's farmers earned very low returns and many ceased growing natural vanilla. Surprisingly, despite there being few growers, price of natural vanilla stayed low between 5 and 12. अब वो क्या कह रहा है जी कि वनीला का एक सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में आ गया वेनिलिन के नाम का, और उसका क्या सीन था कि वो आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से अवेलेबल रॉ मटेरियल है जी वुड पल्प और पेट्रोल, तो बेसिकली वो बड़ी आसानी से बन सकता है। तो कई वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ने स्विच कर लिया वनीला बीन से सिंथेटिक वेनिलिन पे, उससे नेचुरल वनीला की डिमांड गिरी, फार्मर्स ने उसको कम प्रोड्यूस किया लेकिन स्टिल उसकी प्राइसेस लो रही, सप्लाई कम होने से प्राइसेस बढ़नी चाहिए थी लेकिन लो रही। तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट माइंड में आना चाहिए, वनीला वेनिलिन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट्स। अब जी लास्ट पैराग्राफ, however from 2012 concerns about possible health risks from the use of vanillin, अच्छा मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज लेट मी इन, राव अली का शायद है ये, जस्ट अ मिनट जी। राव अली, आर यू इन द क्लास? राव दोबारा ज्वाइन करें मेरे बेटा, बिकॉज आई कैन नॉट सी द आइकॉन फॉर यू ट्राइंग टू ज्वाइन, दोबारा ज्वाइन करें। राइट जी, तो आप लोग मुझे बता दिया करें जब कोई साउंड आए कि जी कोई बच्चा वेट कर रहा है। राइट, सेकंड लास्ट पैराग्राफ जी, last paragraph, however, from 2012, concerns about possible health risks arising from the use of vanillin. Let's see, कोई बच्चा है क्या हुआ है? नहीं, vanillin, um, क्या हो गया? Our 2012 concerns about possible health risks arising from the use of vanillin caused some producers to use more natural vanilla in their ice cream production process. बड़े बड़े आइसक्रीम मेकर्स, उन्होंने कहा ये तो हेल्थ के लिए रिस्की है, हमारी सेल्स गिरेंगी, तो दे मूव टू नेचुरल वनीला अगेन 2012 में। फॉर एग्जांपल इन 2015 वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसक्रीम प्रोड्यूसर, मोस्ट प्रोबब्ली वॉल्स था, announced plans to end their use of vanillin and use only natural ingredients by 2020. In recent years, however, the sharply rising price of natural vanilla has persuaded some ice cream makers to consider turning back to vanillin. As a result, some of the leading product producers of ice cream have more than a year's stock of vanillin. ये हो गया जी हमारा पूरा डेटा। अब तसल्ली से पहला क्वेश्चन देखते हैं, के पार्ट। With reference to the extract and figure 1.1, use supply and demand diagrams to explain the change in price of natural vanilla. कब कब? From 2004 to 19 और फिर from 2015 to 18। तीन तीन मार्क्स एलोकेटेड हैं।
2 मार्क्स ग्राफ के लिए होंगे, 1 मार्क एक्सप्लेनेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं जी 2004 से 9 तक। तलाल मुझे बताइएगा प्राइस नेचुरल वनीला की क्या हो रही है, गिर रही है या बढ़ रही है 2004 से 9 तक? सॉरी सर गिर रही है। वेरी गुड। तलाल मुझे बताएं इस डेटा में कोई ऐसी बातें नजर आई हैं कि वनीला की डिमांड सप्लाई डायग्राम हमने बनाया है, क्यों प्राइस गिरी होगी? याद रखना प्राइस तभी गिरती है या डिमांड कम हो या सप्लाई ज्यादा हो। तो इस पूरे डेटा में कहीं कोई ऐसी बात नजर आई है आपको कि वनीला की प्राइस क्यों गिरी है 2004 से 9 के दरमियान में? सप्लाई ज्यादा हुई है सर। सप्लाई का मुझे नजर नहीं आया कहीं, आप बताएं कोई डिमांड आपको। कम हुई है। डिमांड क्यों कम हुई है? प्रोडक्शन। हाँ ग्लोबल प्रोडक्शन में क्या बता रहे हो? शाबाश शाबाश। सर ग्लोबल प्रोडक्शन उसकी जो थी नेचुरल वो कम हो गई थी ना, उससे तो प्राइस बढ़नी चाहिए थी बेटे। ठीक है, आपने बात करनी है प्राइस गिराने की। यहाँ पे कोई ऐसी इंडिकेशन आपको डेटा में मिल रही है कि जिसकी वजह से डिमांड कम हुई है। डिमांड कम सर हुई है? ओवरऑल डिमांड कम हुई है। क्यों कम हुई है, शाबाश बताएं। प्राइस ज्यादा होने की वजह से। नहीं नहीं, सप्लाई ज्यादा किसी स्टेज पे भी नहीं हुई, सप्लाई मुसलसल शॉर्ट है। ये आप लोग गलत बात कर रहे हैं, तसल्ली से देखिए। ज्यादा होने की वजह से। सॉरी किसकी वजह से? सब्स्टिट्यूट यूज करने की वजह से। सब्स्टिट्यूट, वेनिलिन सस्ता सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था तो उसकी वजह से लोग स्विच कर गए आइसक्रीम प्रोड्यूसर्स टुवर्ड्स वेनिलिन, हेंस डिमांड कर्व फॉर वनीला शिफ्टेड टू लेफ्ट। देखो आप लोग इधर उधर फिश कर रहे थे। सर इसमें सिट्रस पेरेबस शामिल हो सकता है? बेटे वही है, लेकिन हमने वो लेने जो डेटा में है ना, फॉलो कर रहे। उसने क्या बताया 2004 से 9, उसने कहा विद रेफरेंस टू एक्सट्रैक्ट एंड फिगर 1.1। फिगर 1.1 में हमें नजर आया प्राइस गिर रही है। वो कहते हैं सप्लाई डिमांड डायग्राम बनाओ और बताओ क्यों प्राइस ऑफ नेचुरल वनीला गिरी है 2004 से 9 में और बढ़ी है 2015 से 18 में। प्राइस गिरने की दो ही रीजन होती हैं, ये डिमांड गिरी है जैसे वेनिलन वो लगाना शुरू हो गया इंस्टेड ऑफ वनीला, और दूसरा आप कह सकते थे यहाँ पे नहीं कहीं भी जो है सप्लाई बढ़ने का सीन नजर नहीं आ रहा, तो सिर्फ डिमांड कम हुई है वनीला की। यू वांट मी टू मेक द ग्राफ शिफ्टिंग द डिमांड कर्व टू लेफ्ट, या सबको आता है? आता है सर। आता है सर। ओके ओके, बस आपने क्या करना है हेडिंग देना ऊपर फ्रॉम 2004 2009, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी बना के डिमांड कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, प्राइस कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली और सप्लाई सॉरी क्वांटिटी ट्रेडेड कम हो जाएगी। फिर आप एक्सप्लेन कीजिएगा दिस इज ड्यू टू cheaper substitutes vanillin available and ice cream producers switched towards vanillin, demand for vanilla fell। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अगले 3 मार्क्स के लिए हाँ वो कह रहे हैं अगले 3 मार्क्स के लिए कि 2015 से 18 क्या हुआ है प्राइस को और उसकी वजह बताएं। प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ी है, सप्लाई कम हुई है। वेरी गुड, क्यों? सप्लाई कम हुई तो प्राइस बढ़ गई है। हाँ सप्लाई कम क्यों हुई है देखें पहले पहले ग्राफ। डिजास्टर की वजह से। हाँ नेचुरल नेचुरल डिजास्टर हुआ है, साथ में नीचे उन्होंने कहा कि प्लांट करना कम कर दिया, 3 साल लगते हैं उसको ग्रो होने में। फिर उन्होंने कहा जी कि नीचे डिमांड बढ़ रही है वनीला की बिकॉज ऑफ आइसक्रीम प्रोड्यूसर्स उस पर स्विच कर रहे हैं वापस हेल्थ रिस्क की वजह से। एक करो बस, सप्लाई कम कर दो, दो करने से भी स्कोर मिलता है, वन से भी उतना ही स्कोर मिलता है। सो जस्ट शिफ्ट सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, उससे सरप्लस क्रिएट होगा, शॉर्टेज क्रिएट होगी और प्राइस ऊपर जाएगी। यू वांट मी टू मेक द ग्राफ, या सबको आती है? दोनों सर आता है सर। ये बड़ा आसान 6 मार्क का क्वेश्चन था। इफ यू गॉट इट हाफ करेक्ट आप लोग 4 मार्क्स तो आराम से ले लेंगे। किसी बच्चे को लाइक आई सेड कि डोंट बी शाय, किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? एक्सीलेंट, लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी, पार्ट बी सॉरी। आइसक्रीम प्रोड्यूसर्स कैन यूज नेचुरल वनीला और वेनिलिन टू प्रोड्यूस आइसक्रीम। पहला पार्ट क्वेश्चन का, स्टेट द कॉन्सेप्ट दैट एन इकोनॉमिस्ट वुड यूज टू मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर नेचुरल वनीला टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ। आप यहाँ पे सिर्फ उसने कहा स्टेट द कॉन्सेप्ट, आप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिख दें कि जी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूज होती है, 1 मार्क आपको आराम से मिल गया। अब नेक्स्ट में वो कह रहा है एक्सप्लेन द वैल्यू दैट यू वुड एक्सपेक्ट दिस फॉर दिस मेजरमेंट। पॉजिटिव वैल्यू। शाबाश, ये कौन बोल रहे हैं? मैं सर असद असद बोल रहे हैं। वेरी गुड असद महबूब, नंबर 1
वी एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव वैल्यू, 1 मार्क। फिर एक्सप्लेन करें पॉजिटिव ओ वैल्यू क्यों होगी। सर वेनिलन की अगर प्राइस बढ़ेगी तो फिर वेनिला की डिमांड भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो क्लोज लेकिन सब्स्टिट्यूट है। एक्सट्रैक्ट में क्योंकि वेनिलिन की तो प्राइस गिरी है तो आप कह देना एज क्योंकि वेनिलिन बिकम्स वेनिलन की चीपर। प्राइस गिरी है तो हाँ, इस वजह से अब वनीला की डिमांड भी गिर गई है। दूसरा तो मार्क आ गया। आखिरी चीज हम क्या लिखेंगे, हाउ क्लोज द सब्स्टिट्यूट्स आर लाइकली। सर क्लोजर है काफी मुझे काफी क्लोज नहीं क्लोज लग है। रहा है क्योंकि एक नेचुरल है, एक सिंथेटिक है, The हेल्थ closer रिस्क। substitute, the higher हाँ, the आप ये लिख second, दीजिएगा कि इफ दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स the demand would the be higher the elastic XP, greater than 1, if their distant substitute will be less than 1। आपको less जो than लगता है one. लिखते हैं इसमें ताकि सेफ हो जाए। समझ आ गया। इलास्टिसिटी का ऐसा क्वेश्चन हो। Yes. सर मुझे नहीं आया। इरास को नहीं आया। जी सर। बेटे क्या बात समझ नहीं आई, बताएं। सर वो सब बोल रहे थे तो उसकी वजह से ओके ओके कंफ्यूज ओके, नाउ एवरीबडी क्वाइट। मैं एक बार दोबारा बता दूं सब बच्चों को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 3 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन द वैल्यू दैट यू वुड एक्सपेक्ट फॉर दिस मेजरमेंट। सिंपली जो हम 3 मार्क्स के लिए हाउ इकोनॉमिस्ट नो सम गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स का आंसर करते हैं। तो पहले नंबर पे हम कहेंगे substitutes will have positive relationship, 1 mark। This is because when price of vanillin falls, demand for vanilla also falls। Clear हो गया। And the value, if their close substitutes would be elastic greater than 1, but if they are distant substitutes, ठीक है, तो value will be less than 1। इरास क्लियर हो गया बच्चे। जी सर थैंक यू। वेलकम रे बेटा। एनीवन, एनी क्वेश्चंस टिल हियर। अब जरा देखो, अगर थोड़ा सा भी आपका डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी ठीक था, कोई टॉपिक 4 5 8 और कितने 10 मार्क्स आपके पास अवेलेबल थे। 8 एक तो आप आराम से ले जाते हैं और इस सेक्शन में 10 12 जो स्कोर कर जाता है आसानी से ए ले जाता है क्योंकि दूसरा सेक्शन रिलेटिवली इजियर है, उस पर बहुत प्रैक्टिस हम करते हैं। अब लेट्स गो टू पार्ट सी। अब यह बेटे आपको सब समझ आ रहा है, मानूर आपको सब समझ आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा मुझे हेल्प करने दो। इस तरह खामोशी से ना फायदा नहीं होएगा, मुझे पता नहीं लगेगा कि बच्चों के कॉन्सेप्ट सही बने हैं कि नहीं। आई थिंक योर माइक आ है। रहा है समझ। ओके गुड गर्ल, अभिया शाबाश, यू वेरी फोकस्ड बच्चा, मुझे लगता है आप एंड पे कर जाओगे। सी पार्ट जी, explain why the price elasticity of supply of ice cream made from vanillin is likely to be relatively more elastic than PES of ice cream made from natural vanilla। अब तसल्ली से जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सर वो जिसमें इलास्टिसिटीज की बात हो रही है, पहले सर वो डिफाइन कर। टाइम ऑफ प्रोडक्शन आई नो, सबसे पहले हम बात वेनिलन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग गुड है एक मार्क वो मेरी एग्रीकल्चरल गुड है। मेरी रिक्वेस्ट सुन लो। पीईएस पीईडी के क्वेश्चंस में, एक्सईडी के क्वेश्चंस में हमेशा डिफाइन कर दो। तो सबसे पहले या फॉर्मूला दे दो, बताओ जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस। एहतियातन फॉर्मूला भी दे दो, परसेंटेज चेंज इन क्यूएस ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 1 मार्क मेरे बच्चों आपको यहाँ पे मिल गया। आप बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर 1 जी, vanillin is likely to have a more elastic supply because it is made from reliable sources of plentiful raw materials such as wood pulp and petroleum, ठीक है, and is becoming cheaper। तो आसानी से हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं आइसक्रीम मेड फ्रॉम वेनिलिन की, कि उसका जो रॉ मटेरियल खुद है वेनिलिन, उसके रॉ मटेरियल्स बड़े आसानी से अवेलेबल है। तो वेनिलिन बढ़ाना आसान, तो उसकी सप्लाई इलास्टिक। नेक्स्ट चीज जी, उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, एज अ रिजल्ट सम ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आइसक्रीम हैव मोर देन अ ईयर स्टॉक। पीईएस के फैक्टर्स क्या थे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक्स, पेरिशेबल ड्यूरेबल। यस, टाइम पीरियड। तो आप इसमें बोलेंगे साल साल के स्टॉक फर्म्स के पास मौजूद हैं वेनिलिन के, आसानी से सप्लाई बढ़ाई जा सकती है जब प्राइस बढ़े, एंड वाइस वर्सा। सो सप्लाई of ice cream made from vanillin would likely be elastic because it comes from very reliable sources of raw materials such as wood pulp and petroleum. Also, firms have a long duration stock available, almost a year stock available of vanillin। किसी बच्चे को यहाँ पीईएस का कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो रही है, आ गई है, वेरी गुड। अब जी वनीला का क्या लग रहा है, सेकंड वाले पैराग्राफ में कुछ उसने बताया हुआ है। वनीला की सप्लाई इनइलास्टिक होगी बिकॉज
it takes 3 years for plant to start producing. Even if there's a sharp rise in price, ये पूरा उठा के लिख दो बेशक. People plant more, but then it takes 3 years for the new supplies to reach the market. So the production process of vanilla is very long compared to vanillin. इसलिए firms making ice cream from vanilla will struggle in raising their supply when price rises क्योंकि उसका रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल नहीं होगा. उसके अलावा वर्ल्ड वाइड उसकी प्रोडक्शन में कुछ साइक्लोन्स आ गए कुछ कुछ, तो रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो फर्म्स उससे सप्लाई नहीं बढ़ा सकेंगी. बच्चों समझ आ गया कैसे हमने अपने इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डेटा से लिंक करके आंसर किया. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? नो सर. एक्सीलेंट. अब जी हमारे 14 मार्क्स हो गए. लास्ट वन जी, ये थोड़ा सा वो मैक्रो पे चला गया. डिस्कस वेदर द रीसेंट राइज इन प्राइस ऑफ वनीला is on balance likely to have a positive or negative impact on Madagascar's economy. मुझे यहाँ पे लेट्स से उजैर हैं आज क्लास में. अच्छा, मुझे अमन है क्लास में. आई गेस नॉट. उम्मे कुलसूम को मैंने देखा था. उम्मे कुलसूम, यूर देयर राइट? जी सर. बेटे इसकी मार्क्स स्कीम बताइएगा जरा. आंसर नहीं, सिर्फ मार्क्स स्कीम. सर कौन से पार्ट के? सॉरी मैं मतलब फोकस नहीं किया. आपने सी पार्ट भी नहीं सुना अच्छी तरह? सर नहीं, आप मुझसे डी पार्ट का पूछ रहे हैं? डी पार्ट का आपने वैसे अच्छा, पहले सर सुन लिया सारा? सर वो नहीं वो मैंने सुना है. मैं ओके थोड़ा सा ओके फोकस ओके नहीं कर ओके. रही थी. डी जब पार्ट वीडियो देखिएगा, डी पार्ट देखिएगा. सिर्फ मार्क्स स्कीम बता दो कि कितने कितने मार्क्स किस चीज के मिलेंगे. सर हम लोग जो है 3 मार्क्स फॉर द पॉजिटिव साइड, 3 मार्क्स नेगेटिव और 2 मार्क्स इवैल्यूएशन, क्योंकि वो मतलब उससे पूरे मिलेंगे नहीं हमें. इसमें एक मार्क्स है कंक्लूजन का, लेकिन चलें लेट्स मेक इट लाइक दिस. अप टू 3 फॉर व्हाई राइज इन प्राइस ऑफ वनीला इज बेनिफिशियल फॉर मेडागास्कर इकोनॉमी. Up to 3 for why rise in price of vanilla is not beneficial for Madagascar economy. और फिर इवैल्यूएशन का पॉइंट कंक्लूड करना है कि ऑन बैलेंस ओवरऑल बेनिफिशियल है कि नहीं. तो थोड़ा सा डेटा पे जाते हैं. पहले मैं ढूंढ रहा हूं राइज इन प्राइस ऑफ वनीला का उनको क्या बेनिफिट हो सकता है. ठीक है जी, प्राइस ऑफ वनीला ऑन बढ़िए. बैलेंस क्या मतलब? ऑन बैलेंस के क्या बेनिफिट ज्यादा है या प्रॉब्लम ज्यादा है, या कब ज्यादा है, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन, क्या सीन है, कंक्लूड करना. वे अप करके जजमेंट करना. नहीं समझ आए रास? आप अगर दो साइड पे बैलेंस के वजन रखो, एक साइड हैवी हो रहा है तो ऑन बैलेंस हम कहेंगे ये वाला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर है. जी सर. हाँ हाँ, अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडागास्कन एक्सपोर्ट्स ऑफ वनीला आर 75% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन. और वनीला महंगा हो रहा है. 20% मेडागास्कर की टोटल एक्सपोर्ट्स जो है $600 मिलियन की, वो वनीला है. तो वो हेवीली रिलाई कर रहे हैं वनीला की एक्सपोर्ट्स पे अपनी इकोनॉमी के लिए. सो हम यहाँ पे जेकब इफेक्ट को लाएंगे. In short run, Madagascar economy will benefit from rise in prices of natural vanilla because demand for exports tends to be inelastic in short run due to signed contracts. Hence, rise in price of vanilla will result in greater export revenue क्योंकि inelastic demand है. लोग आइसक्रीम प्रोड्यूसर स्टिल खरीदते रहेंगे वनीला को. कहीं को किसी को ये बात ग्लिच कर रही हो? वनीला महंगा हुआ जो मेडागास्कर की एक्सपोर्ट्स का एक मेजर हिस्सा था, 20%, 1/5. शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक होती है एक्सपोर्ट्स की बिकॉज ऑफ साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स. दुनिया के साइन हुए होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स आइसक्रीम प्रोड्यूसर्स के मेडागास्कर के साथ साल साल के. तो महंगे होने के बावजूद वो खरीदते रहेंगे. बहुत कम डिमांड गिरेगी. इनइलास्टिक डिमांड हो, प्राइस बढ़े तो रेवेन्यू बढ़ता है. उससे मेडागास्कर के X-M वाले पार्ट में इंजेक्शन आएगा नेट एक्सपोर्ट्स में. उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, अपवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा. सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? यस सर. ओके, आई एम नॉट 100% श्योर. मैं एक बार फिर बता रहा हूं. मेडागास्कर की मेन एक्सपोर्ट है वनीला. वो हुई है महंगी.
शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक होगी क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइंड होते हैं साल साल के, इसलिए इनका करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा। महंगे होने के बावजूद लोग इनसे आइसक्रीम खरीदते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसे हुए हैं फर्म्स। एज अ रिजल्ट इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्स माइनस एम वाला पार्ट एग्रीगेट डिमांड का इंजेक्शन आएगा, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, अपवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब नुकसान की तरफ जाते हैं। However, there is a cheaper substitute vanillin available, and rise in price of vanilla may make producers switch towards that in the long run when demand for vanilla becomes elastic. Jacob condition पूरी हो गई, मार्शल लर्नर कंडीशन, इलास्टिक डिमांड हुई एक्सपोर्ट्स की, लोग स्विच अवे कर गए। अब एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आना कम हो जाएगा, लोग सस्ते वेनिलिन पे स्विच कर जाएंगे। ठीक हो गया। तो लॉन्ग रन में एग्रीगेट डिमांड गिरेगी एक्स माइनस एम कम होने की वजह से, जीडीपी गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट आ सकता है इकोनॉमी में। एक मसला शॉर्ट रन में आएगा, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है। बच्चों कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? आप लोगों को मैं ये आंसर लिखवा दूं? मार्किंग स्कीम से कर लीजिए। मार्किंग स्कीम में सिर्फ लिखा हुआ है अप टू 3 मार्क फॉर पॉजिटिव इफेक्ट्स, अप टू 3 मार्क फॉर नेगेटिव इफेक्ट्स। जल्दी से लिख लें, मैं पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ, लंबा डिटेल नहीं लिखवा रहा। आपको समझ काफी हद तक आ गई होगी, लेकिन हाँ, आप लोग अपने नोट्स ले लें, सारा कुछ। आई एम वेटिंग। बच्चों आप सबका हो गया अपना? थैंक यू। अब मैं लिखवाना शुरू कर रहा हूं, तो लिखिए अप टू 3 फॉर पॉजिटिव्स। आपने एग्जाम में ऐसे नहीं करना, मैं आपको जरा आसान कर रहा हूं फॉर द नोट टेकिंग। अप टू 3 फॉर पॉजिटिव्स। ठीक है, स्टार्ट कर दूं जी? ओके जी। वनीला इज द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ मेडागास्कर। Vanilla is the major export for Madagascar. Rise in price of vanilla will be beneficial in short run. Vanilla is the major export for Madagascar. Rise in price of vanilla would be beneficial in short run. This is, अगर कोई स्लो हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। This is due to inelastic demand for exports. This is due to inelastic demand for exports due to contractual obligations. This is due to inelastic demand for exports due to contractual obligations. मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइंड हुए हुए हैं, इन्हें खरीदना ही पड़ेगा फॉरेनर्स को इनकी चीजें, इनकी वनीला, बिकॉज महंगे होने के बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते।
due to contractual obligation. अब नेक्स्ट जुमला जी, एक्सपोर्ट रेवेन्यू विल राइज। रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट से आ रहा है वो बढ़ेगा क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू विल राइज causing an injection. Export revenue will rise causing an injection in X minus M part of AD, causing an injection in X minus M part of AD, यानी aggregate demand, causing an injection in AD. Next जुमला जी, AD will rise या shift to right भी कह सकते हो। AD will rise causing economic growth and employment. AD will rise causing economic growth and employment, leading to upward multiplier effect. AD will rise causing economic growth and employment, leading to an upward multiplier effect. जी बच्चों, anyone who's still behind? आगे चलो जी। जी सर। चले, excellent. Let's move on. On the flip side या on the other side, यूं कर लो, नया पैराग्राफ कीजिएगा। On the other side, comma, economy will suffer. On the other side, comma, economy will suffer in long run. In long run. On the other hand, economy will suffer in the long run when demand for vanilla becomes elastic. Economy will suffer when demand for vanilla becomes elastic. Elastic as contracts have been exhausted लिखना चाहते हो या expired? As contracts will expire, यूं कर लो, as contracts will expire. साल के कॉन्ट्रैक्ट थे, आइसक्रीम लेनी है आपसे, खत्म हो गए, डिमांड इलास्टिक हो गई। As contracts will expire, EXPIRE. अब हम वही दोबारा सीन चलाएंगे। X minus M will fall. X minus M प्रॉपर नेट एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमिक टर्म है, आप लिख सकते हैं इस तरह। X minus M will fall, कॉमा करके AD will fall, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, उसका एक इंजेक्शन जो है वो लीक हो गया। X minus M will fall, AD will fall, unemployment will rise, and GDP will fall. Unemployment will rise and GDP will fall. And GDP will fall. Full stop. There will be a negative multiplier effect. चंद लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, वो फर्दर स्पेंडिंग कम होती जाएगी, लोग निकलते जाएंगे, जॉब्स बहुत गिरेंगी, इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, यानी डाउनवर्ड मल्टीप्लायर। तो आप लिखें देयर विल बी अ नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। सबको क्लियर है? खत्म हो गया? मैं आगे चलूं अब कंक्लूजन की तरफ।
ओके, अब लिखें जी, हाँ एक पॉइंट और कर लें। इन शॉर्ट रन व्हेन एडी राइजेस, एक डिसएडवांटेज और कर रहे हैं। इन शॉर्ट रन व्हेन एडी राइजेस, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में अकर। In short run, when AD rises, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में अकर। उसकी वजह क्या है? इकोनॉमी शायद अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अपने पीपीसी के लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के इनइलास्टिक पार्ट में हो, उस वक्त डिमांड कर्व शिफ्ट होगा अगर, तो महंगाई आएगी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में अकर। अब जी हम कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, नया पैराग्राफ कर लीजिएगा। टू कंक्लूड, मेडागास्कन इकोनॉमी may suffer in short run, may suffer in long run, may suffer in long run, but benefit in short run. But benefit in short run. Full stop. The data also suggests. The data also suggests that demand for the demand for the data also suggests that demand for natural vanilla is likely to rise in future. Is likely to rise in future. सर लास्ट लाइन रिपीट कर देंगे। The data also suggests that demand for natural vanilla the data also suggests that demand for natural vanilla is likely to rise in future due to health concerns. Due to health concerns. Due to health concerns. Overall, अब अगला जुमला लास्ट वाला है जी। Overall, economy may benefit from rise in price of vanilla. Overall, economy may benefit from rise in price of vanilla. ओवरऑल इकोनॉमी विल May benefit from rise in price of vanilla. Ji bache, any question here? We're done with section A in great details. नो क्वेश्चन। वंडरफुल। अब ये देखो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, मैं अभी आपको इसका लिखा हुआ सोल्यूशन दिखा रहा हूं। मैं इन द मीन टाइम व्हाइल आई लेट यू रीड इट, ठीक है, मैं अपना दूसरे कमरे से कुछ ला रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा वो डॉक्यूमेंट जिसमें ये सॉल्व हुआ है। सो जस्ट लुक एट क्वेश्चन 2 ए एंड बी पार्ट्स। थोड़ा सी आवाज कम करो। जी आई एम श्योर यू रेड द क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जल्दी से इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं और आपके ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा। सो लेट मी टेक इट फ्रॉम एन ओल्डर ग्रुप। जस्ट अ मोमेंट, ये लोड करने में टाइम लेता है। ये सारे मैंने आपको भेजने हैं सोल्यूशंस। विंटर 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 अक्टूबर नवंबर 20 वेरिएंट 22, ये मैं आपको ग्रुप में आज भेज दूंगा। जी बेटे अब पहला क्वेश्चन था, इन सम कंट्रीज वैक्सीनेशन, ये जो हमें इंजेक्शंस लगते हैं जैसे कोरोना के लगे हैं, against infectious diseases are offered at a price and payment has to be made. Use a diagram to explain how is subsidy given to producers
in the market for vaccinations will affect the market price and explain the impact of this subsidy upon consumer surplus in the market. सबसे पहले हमने डिफाइन करना है सब्सिडी को और कंज्यूमर सरप्लस को. दो ही मेन टर्म्स थी. तो सब्सिडी इज फाइनेंशियल ग्रांट बाय गवर्नमेंट टू हेल्प बिजनेसेस, राइट. आप कह सकते हैं कि जी इससे प्राइसेस कम होती हैं, कॉस्ट कम होती है. Consumer surplus is the difference between maximum price consumers are willing to pay for a good or service and what they actually pay. दोनों डेफिनेशन सबको आती हैं, वरना मुझे बता दें, मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं. सर आती है. 3 marks for graph, 3 for elaboration plus comment on PED and consumer surplus. Question क्या पूछ रहा है? Use a diagram to explain how a subsidy given to producers in the market for vaccinations will affect the market price. पहली बात. और फिर कह रहा है explain the impact of this subsidy upon consumer surplus in the market. Subsidy, we've done it many times. Supply curve shifts to the right. Equilibrium E से E1 पे आया, प्राइस गिरी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई थी, सप्लाई बढ़ती है, और प्राइस कम हुई, क्वांटिटी ट्रेडेड ज्यादा हुई. सब्सिडी के बेसिक ग्राफ में किसी को मसला? अब explanation जी, as seen in the figure, initial equilibrium was E and market price and quantity were PO and Q, were P and Q. As a result of subsidy, cost of production fell and supply curve, Reventis का factor है, supply curve shifted from S to S1. Price fell from P1, fell to P1 and quantity rose to Q1. अब हमने देखना होता है सब्सिडी का कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस पे, तो हम क्या करते हैं? नए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे Q1 पे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स SNS1 A to E1 पर यूनिट सब्सिडी है, उसको स्ट्रेच किया तो P1 P2 A E1 टोटल सब्सिडी बन गई. किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो मुझे बता दें. सर ये P2 वाला नहीं समझ आ रहा. बेटे देखो, सब्सिडी से सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ था, ठीक है. मार्केट प्राइस तो P1 पे आ गई जो कंज्यूमर दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, तो प्रोड्यूसर्स को मिल मिला के प्राइस अब P2 मिल रही है. तो पूरा जो डिस्टेंस दोनों सप्लाई कर्व्स के बीच होता है वो सब्सिडी होती है A to E1. उसको जब स्ट्रेच करते हैं क्वांटिटी लाइंस पे तो वो टोटल सब्सिडी बन जाती है P1 P2 AE1. ये रात समझ आ गई बच्चे? जी सर. तो अब मुझे आप लोग बताइएगा कंज्यूमर सरप्लस पहले कितना था? बिफोर सब्सिडी, डिमांड कर्व से नीचे नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर ऊपर, 3 वेरिएबल्स बोलने होंगे, वो कंज्यूमर सरप्लस होगा. EPB या PBE, एक साइड से स्टार्ट करते हैं. वेरी गुड. अब कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया सब्सिडी आने के बाद? P1 E1B, शाबाश. एडिशन कितना हुआ है सब्सिडी के बाद कंज्यूमर सरप्लस में? एक ट्राइपीजियम बनता है P1 E1. शाबाश. कौन है ये? दानियाल सर. सॉरी कौन? सर दानियाल. दानियाल. वेरी गुड, माशाल्लाह. बेटे सबको समझ आ गया है या मैं ये ग्राफ दोबारा बना के आपको सारा समझाऊं? ओके ओके. अब इसी वही एक्सप्लेनेशन. कंज्यूमर सरप्लस वाज इनिशियली PBE या BPE. Now after subsidy it is BP1 E1. Addition to consumer surplus is P1 E1. आप मैथमेटिकल स्टाइल में लिखना चाहो PE P1 E1, that's fine as well. अब आखिरी कमेंट जी. The final effect on consumer surplus will depend upon price elasticity of demand. If demand was inelastic, consumer surplus would rise by a greater amount than if demand was elastic. समझ आ गया? ये सिंपल सा हमने इसको आखिरी कमेंट दिया टू गेट द लास्ट मार्क कि असल इंपैक्ट पीडी पे डिपेंड करता है. ये बात समझ आ गई है बच्चों, या सवाल दोबारा थोड़ा सा करवा दूं? I guess आ गई है, तो let's move on to second part, B part. If the cost of subsidy is to be paid from tax revenue, discuss whether the revenue should be raised through direct taxes or indirect taxes. उन्होंने सवाल क्या किया कि जो सब्सिडी दी जा रही है, अगर इसकी कॉस्ट हम टैक्सेस से पे करेगी गवर्नमेंट,
तो किधर से रेवेन्यू लेना चाहिए? डायरेक्ट टैक्सेस लगाने चाहिए या इनडायरेक्ट टैक्सेस? सिंपल यूनिट 4 का बेनिफिट्स। अब वो तो कंक्लूजन है ना, हम अभी पहले पूरी एनालिसिस करेंगे 8 मार्क का। अप टू 4 फॉर बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन रेजिंग रेवेन्यू एंड अप टू 4 फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस का फायदा। Direct taxes are progressive in nature, take a greater percentage of rich's income and lower percentage of poor's income. Hence, redistribute income from rich to poor. They are fair and income gaps reduce. याद है आपको डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं? कोई बच्चा आ रहा है इस वक्त? माय गॉड। ओके जी, लेट मी सी हु इज दैट किड। हुसैन तारिक। हुसैन, द क्लास हैज स्टार्टेड सिंस 2 o'clock. अब इसकी वीडियो देख लीजिएगा, मैं यूट्यूब चैनल पे लगा दूंगा बेटे। राइट जी। सो हम वापस जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन पे। वेयर वाज इट? आई लॉस्ट इट। चलिए यहाँ पे, ठीक है मिल गया जी। सो डायरेक्ट टैक्सेस के पहले फायदे, फिर नुकसान, और फिर रेवेन्यू से लिंक करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। जितना इनकम बढ़ती है रेट टैक्स का बढ़ता जाता है। अमीर से ज्यादा लेते हैं, गरीब से कम, इनकम गैप्स कम, पहला फायदा। दे कैन बी यूज टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। एज देयर imposition reduces disposable income, consumption falls and aggregate demand falls. लेकिन their revenue is uncertain due to tax evasion by firms. Government may not be able to plan subsidies based on these. They cause disincentive to work and produce, hence are an inefficient tax. बेटे किसी को 4 मार्क्स में प्रॉब्लम आ रहा हो डायरेक्ट टैक्सेस के, एक बार फिर स्लोली बता दूं। ऑलराइट, 3 बातें। प्रोग्रेसिव है, इनकम गैप्स कम करते हैं, अमीर से ज्यादा बड़ा परसेंटेज लेते हैं उसकी इनकम का, गरीब से बहुत कम लेते हैं, तो इनकम गैप्स कम हो जाते हैं, फेयर है। दूसरा इनका फायदा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कम करने में काम आते हैं, एग्रीगेट डिमांड को गिराते हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम गिर जाती है जब डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं, इनकम टैक्स वगैरह, उससे कंजम्पशन कम, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। लेकिन मसला क्या है, सब्सिडीज के लिए जो हमें रेवेन्यू चाहिए था वो अनसर्टन है। अक्सर फर्म्स अपना प्रॉफिट छुपा लेती हैं, अपनी वेल्थ छुपा लेते हैं लोग, तो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू सर्टन नहीं होता, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज की प्लानिंग नहीं कर सकेगी फॉर वैक्सीनेशन। साथ में ये डिसइंसेंटिव कॉज करते हैं टू वर्क एंड प्रोड्यूस, इसलिए इनएफिशिएंट है। जब भी डायरेक्ट टैक्स बढ़ता है, हम जैसे वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स को बड़ा डिसइंसेंटिव मिलता है कि हमारी तनख्वाहों का बड़ा हिस्सा, हमारे प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है। Up to 4 for indirect taxes, same routine. They can be very effective in raising revenue when demand for the product being taxed is inelastic. Demerit goods वगैरह ऐसों पे जब टैक्स लगाया जाए तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत बढ़ता है, प्राइस बढ़ने के बावजूद लोग खरीदते रहते हैं। They do not cause disincentive to work and produce, and revenue is certain as they are unavoidable and have a large base. Large base means आप जैसे बच्चे भी पे कर रहे हैं, बूढ़े आदमी भी जो काम नहीं कर रहे हैं वो भी पे कर रहे हैं, और मेरे जैसे जो जॉब में हैं वो भी पे कर रहे हैं, तो पूरी सोसाइटी पे कर रही है। तो उनके फायदे क्या हैं? नंबर वन, दे कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रेजिंग रेवेन्यू जब गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक हो। सेकेंडली, इनके लगने से काम करने पे या प्रोड्यूसर्स को या कंज्यूमर्स को इंसेंटिव पे फर्क नहीं पड़ता, डिसइंसेंटिव नहीं है। थर्डली, इनकी बेस बहुत लार्ज है जिसकी वजह से बहुत आसानी से रेवेन्यू मिल जाता है गवर्नमेंट को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दे आर इन्फ्लेशनरी, दे रेज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि इनके लगने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। दे आर नॉट इफेक्टिव इफ डिमांड इज इलास्टिक, उसमें रेवेन्यू गिर जाता है गवर्नमेंट का। बेटे समझ आ गया या फिर थोड़ी सी रिट्रेशन? आगे समझ से। अब जी इवैल्यूएशन दे रहे हैं हम। As discussed, direct taxes are fairer and reduce inflation. However, they cause disincentive and can be evaded. Indirect taxes are certain and reduce expense of collection, but if demand is elastic, revenue is low. To conclude, government should use direct taxes if the aim is also to reduce income gaps and inflation. They may prefer indirect taxes if the demand is inelastic and collection simplicity and cost is more important. इवैल्यूएशन में मैंने क्या किया है? मैंने दोनों चॉइसेस गवर्नमेंट को दे दी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अक्सर दोनों ही लगा के अपना रेवेन्यू लेती है। तो वी कैन गो ऑन वन साइड के इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेटर क्योंकि रेवेन्यू सर्टेन है, लेकिन मैंने यहाँ पे होलिस्टिक सी इवैल्यूएशन दे दी।
कि जी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, डायरेक्ट टैक्सेस क्यों अच्छे हैं, फेयर हैं, इनकम गैप्स कम करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनमें डिसइंसेंटिव टू वर्क आता है और अवॉइड हो जाते हैं, टैक्स रेवेन्यू सर्टेन नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू सर्टेन है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कम है, लेकिन जब डिमांड इलास्टिक हो तो रेवेन्यू कम हो जाता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के पास चॉइस है कि अपने एम्स उनके क्या है। अगर खाली रेवेन्यू रेज करना था तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेस्ट, सस्ते हैं और कंफर्म रेवेन्यू है। लेकिन अगर एम साथ साथ इनकम गैप्स कम करना और इन्फ्लेशन भी कम करना था तो उन्हें डायरेक्ट टैक्सेस यूज करने चाहिए। ऑल क्लियर जी, कोई कंफ्यूजन बच्चों? No, sir. Okay, I know some of you must be tired. You want to take a 5 minute break या एक ही स्ट्रेच में हम इसको कंप्लीट कर दें और पहले दो सर एक पेपर्स जो स्ट्रेच हैं, में कर दें, हाँ एक ही कंप्लीट कर स्ट्रेच दें। में कर दें सर। ओके ओके सर एक ही स्ट्रेच में कर ओके ओके दें, मेरे बेटे, एक ओके दफे ओके, आई गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। थर्ड क्वेश्चन भी इसी पेपर का मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। एक्सप्लेन हाउ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्राइज contributes to aggregate supply in a modern economy and how it differs from other factors of production in terms of the reward for its services. बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले की टर्म्स हैं एंटरप्राइज, पहले पेज पे ही आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसकी डेफिनेशन देनी है। फिर एग्रीगेट सप्लाई लास्ट चैप्टर में है, इसकी डेफिनेशन देनी है। फिर वो कह रहा है कैसे एंटरप्राइज के होने से मॉडर्न इकोनॉमीज में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, उस पर क्या असर आता है। फिर कहता है कि इनका रिवॉर्ड डिफरेंट कैसे है बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। सो लेट्स नाउ गो फॉर द आंसर। oops where is the answer? oops have I not done that part? अच्छा, I haven't done that part, मैं अभी आपको जुबानी बताता हूँ। लेट्स सी जी, फिर गया हूँ मैं। यस, ये सिंपली मेरे बच्चों पहले डायरेक्ट एंटरप्राइज को डिफाइन करें। एंटरप्राइज इज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर who combines all the factors of production with an aim of making profit. Enterprise is the, वो खुद बंदा नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर है। Enterprise is the risk-taking ability of the person called entrepreneur who combines all factors of production with the aim of making profit. ठीक है? As enterprise increases in an economy, in a modern economy, aggregate supply is likely to rise. अब एप्लीकेशन के मैं 3 मार्क्स यहाँ पे ले रहा हूँ। More enterprise will mean more new businesses will set up. Enterprise का मतलब basically new business होता है। More businesses will set up. As a result, competition increases. Firms try to cut cost and become more efficient. They reduce prices. Aggregate supply increases. Enterprise also leads to use of latest technology, which leads to innovation of products and processes. Again, cost of production falls, aggregate supply reduces. If enterprise increase due to government subsidies, that will also cause aggregate supply curve to shift to right. बच्चों कोई confusion? Enterprise के इसको ये लिखवा देंगे आप? sure, if you guys are up to it तो definitely लिख लें। जी 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 बताएं। क्वेश्चन है जी सर, सवाल ने ये नहीं पूछा कि जो दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब वो तो दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखना है बिल्कुल बेटे, इसमें, नेक्स्ट how it नेक्स्ट 3 differs मार्क्स, from नेक्स्ट 3 मार्क एप्लीकेशन के कि एंटरप्राइज इज रिवॉर्डेड बाय प्रॉफिट, हाउएवर लैंड इज रिवॉर्डेड बाय रेंट, कैपिटल इज रिवॉर्डेड थ्रू इंटरेस्ट एंड लेबर इज रिवॉर्डेड थ्रू वेजेस। ये हमारा दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन का। ओके सर। अब हम लिख लेते हैं। सो पॉइंट्स में लिखवाता हूँ ताकि टाइम भी बचे। इरास इज राइट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को शायद मुश्किल लगे, तो स्टार्ट करें जी। के यू यानी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 मार्क्स, उसको हम कैसे करेंगे? लिखवाऊं एंटरप्राइज एंड एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशंस या सबको पता है? मुझे बताएं जल्दी से, आई बी हैप्पी टू कोट देम। आती है सर, डेफिनेशन तो आती है। आती है। एग्रीगेट सप्लाई पता है ना? टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी ओवर अ ईयर, ये जीडीपी ही है बेसिकली। ठीक है, सो अब लिखिएगा जी 3 फॉर एप्लीकेशन, डबल ए डबल पी लिख दें, 3 फॉर ऐप, उसमें हम लिखते हैं enterprise contributes to aggregate supply, enterprise contributes to AS लिख दें, enterprise contributes to AS in a positive way,
Enterprise contributes to AS in a positive way, right? As more new firms set up, as more new firms set up, firms compete and innovation takes place. As new firms set up, firms compete and innovation takes place. They reduce their cost in order to compete better. बाकी फर्म से compete करने के लिए वो अपनी cost कम करते हैं. They reduce their costs to compete better. ठीक है. They also use latest technology to become more efficient. They also use latest technology to become more efficient. Full stop. Enterprise takes risks in decision making. Enterprise takes risks in decision making. अब जी आखिरी बात इसमें, all of this contributes to increase in AS. All of this contributes to increase in AS. All of this contributes to increase in AS. ये आपके 5 मार्क्स कंप्लीट, 2 डेफिनेशंस के, 3 एप्लीकेशन के. सबने लिख लिया तो मैं अगले 3 एप्लीकेशन के लिखवा दूं. और कोई अच्छी हैंड राइटिंग वाला बच्चा, इरास आप ही मेरे ग्रुप में पोस्ट कर देना, या उम्मे एनीवन, इस क्वेश्चन का 3A का आंसर पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में. राइट बच्चों, हो गया सबका क्लियर है? अब करते हैं जी up to 3 for rewards. Oh, everybody okay? up to 3 for rewards. अगला एप्लीकेशन का पार्ट है कैसे रिवॉर्ड मिलते हैं डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. up to 3 for rewards. बच्चों लिखवाऊं, सब रेडी हो ना? मुझे अंदाजा नहीं हो रहा. Yes, sir. Yes, sir. लिखें. Yes, sir. Enterprise is rewarded. Enterprise is rewarded with profit. Enterprise is rewarded with profit for combining resources. Factors of production. Enterprise is rewarded with profit for combining resources. Okay जी. Land suppliers receive rent. Land suppliers receive rent. Land suppliers receive rent as a reward. Land suppliers receive rent as a reward. Full stop. Capital suppliers earn interest. Capital suppliers earn interest. Capital suppliers earn interest. And labor is rewarded
capital suppliers earn interest and labor is rewarded with wages for their services. And labor is rewarded with wages for their services. जी बच्चास, done? Clear? Yes, sir. Okay, let's go to the last one. Explain how aggregate demand is likely to be affected by an increase in money supply, and consider whether the impact of such an increase will be whether the impact on such an increase will be on unemployment or on general price level. What the impact होना चाहिए था? Consider whether the impact. मैं असल क्वेश्चन देखता हूँ जरा. Is it different? Um, Explain how aggregate demand is likely to be affected by an increase in money supply, and consider whether the impact of such an increase will be on employment or on general price level. Oddly worded, but बात समझ आ रही है कि भाई एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ेगा मनी सप्लाई बढ़ने का. ऑफ कोर्स वो बढ़ेगी. फिर उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट पे आएगा या जनरल प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन पे आएगा. तो वो चीज़ हमने 12 मार्क के लिए करनी है. अच्छा बच्चों, इट्स बिन अ लॉन्ग क्लास. अगर आप चाहते हो तो मैं ये ख़त्म कर दूं अभी, या फिर इसको करके ख़त्म कर दें. बाकी दो पेपर्स तो हम कर चुके हैं, उस पर मजीद क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. मुझे बता दें. हाउ डू यू वांट टू सी? आज के लिए बहुत है. आज के लिए बहुत है. सबका यही व्यू है? बता दो बच्चों खुल के, कोई मसला नहीं. जी सर. आई थिंक ओवर पोर हो रहा है इस वक्त, वो ऑटोमेटिकली दिमाग काम करना बंद हो जाता है. तो ये आखिरी दो क्वेश्चन हम बी पार्ट और आखिरी क्वेश्चन कल कर लेंगे. तीनों पेपर्स हो गए. फिर मैं आपको साइन कर दूंगा कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है. आई मेक इट इजी. सर टेस्ट कल तो नहीं है ना? कल नहीं है बेटे, अब कल नहीं है. अच्छा वेट वेट वेट, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ. आई हैवंट टेकन योर अटेंडेंस. लेट मी जस्ट क्विकली टेक योर अटेंडेंस, बिकॉज ये आपकी टेस्ट अब बेटे थर्सडे को मूव कर दिया है, बिकॉज कुछ बच्चों ने कहा कि जी थर्सडे में सूट करता है. 11:30 हमारी क्लास खत्म होती है ना, मैं 11:15 खत्म कर दूंगा. 11:30 में तकरीबन स्टार्ट कर लेंगे 15 मिनट के ब्रेक के बाद, और आपको इन्विजिलेशन मिल जाएगी. वो आपको आराम से 1.5 घंटे में टेस्ट करने के लिए एक बंदा अवेलेबल होगा. सब कुछ वहां पे मैं अरेंज कर दूंगा आपका. सर. यस बच्चे. सर ये डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे आंसर. मैं दोनों डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने A2 की क्लास पढ़ानी है, उसके बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा. तो हुदा साद के बाद हुसैन तारिक से लेकर यूट्यूब चैनल पे आएगा आपका. YouTube चैनल पे वीडियो आएगी. डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये वर्ड के या PDF के, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा. बेटे ना छोड़ें क्लास, आपकी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ. डोंट डू दैट. मुझे एकदम से आप लोग छोड़ के जा रहे हो, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी. जो याद होंगे वो तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये मेरी पिक्चर्स में रहेंगे तो मुझे पता होगा एग्जैक्टली कौन कौन है. नाउ यू कैन गो. आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स. Anybody who has a question can stay back, otherwise I'm closing the class.